हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से मैराथन क्लास को करने वाले हैं। और इस मैराथन क्लास में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये दोस्तों यूटेट सितंबर 2023 के लिए मैराथन क्लास 2 रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो उस मैराथन क्लास को भी जरूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री को दोस्तों कंप्लीट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया है मरुस्थल, ताल, वन, पर्वत। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। और मरुस्थल भी प्राकृतिक पारितंत्र है, वन भी प्राकृतिक पारितंत्र है और पर्वत भी प्राकृतिक पारितंत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। हमें ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे सड़क होना था। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए है दोस्तों सड़क, और बी है कार, किताबें और नदियां। हमें बताना है कि कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो दोस्तों, सड़क भी मानवीय पर्यावरण का घटक है, क्योंकि सड़क का निर्माण हम ही करते हैं। और कार भी दोस्तों क्या है, मानवीय पर्यावरण का घटक है, क्योंकि कार का निर्माण भी हम मनुष्य ही करते हैं। और किताबें भी दोस्तों मानवीय पर्यावरण का घटक है, क्योंकि इसका निर्माण भी हम ही करते हैं। लेकिन जो दोस्तों डी ऑप्शन है नदियां, तो नदियों का निर्माण दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। और जब नहीं है तो नहीं वाला ही ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो साथियों, प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मानवीय निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया है पहाड़, समुद्र, सड़क, नदियां। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसका सही उत्तर की कि इनमें से कौन सा मानवीय निर्मित पर्यावरण है, तो दोस्तों पहाड़। पहाड़ का निर्माण भी हम मनुष्य तो नहीं कर सकते हैं, और समुद्र का निर्माण भी हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और हम नदियों का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों सड़क है, सड़क का निर्माण हम कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि जो मानवीय पर्यावरण, मानवीय निर्मित पर्यावरण है वो क्या है, सड़क है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। हमें ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या वृद्धि और पादप में वृद्धि, फसल में वृद्धि और वनों में वृद्धि। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है या पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, तो पादप। अगर दोस्तों पादप में वृद्धि होती है, वनस्पति में वृद्धि होती है, तो वो तो पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छी बात है ना, उससे तो फायदा ही होना है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों वनों में वृद्धि, तो वनों में वृद्धि भी दोस्तों पर्यावरण के लिए क्या है, फायदा है। और फसल में वृद्धि भी दोस्तों पर्यावरण के लिए फायदा है। लेकिन अगर दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उससे पर्यावरण को क्या होना है, नुकसान होना है। क्यों नुकसान होना है, क्योंकि जो दोस्तों हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में संसाधन क्या है, सीमित है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो दोस्तों उससे क्या होना है, फिर पर्यावरण को नुकसान ही होना है, क्योंकि संसाधन सीमित है। और जब जब संसाधन सीमित है तो जो संसाधन है तो उनका क्या करेंगे, हम अधिक रूप से दोहन करेंगे। और जब ज़्यादा दोहन करेंगे तो दोस्तों उससे पर्यावरण को क्या होना है, नुकसान होना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो दोस्तों ए है कि जैवमंडल। तो दोस्तों जैवमंडल का जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम उदाहरण के लिए समझे, ये हो जाएगा आपका स्थल मंडल, और ये वाला हो जाएगा आपका जलमंडल, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका वायुमंडल। तो जहां पर दोस्तों स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों क्या कर रहे हैं, पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं, ये बीच वाला क्षेत्र जो कॉमन है इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ठीक है। और अगला है दोस्तों वायुमंडल। तो दोस्तों वायुमंडल का जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं।
और सी है दोस्तों जलमंडल। तो दोस्तों जलमंडल का सही मिलान हो जाएगा जलीय क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और अगला है साथियों पर्यावरण। तो दोस्तों पर्यावरण का जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे आसपास का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इसके सही मिलान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं द्रवित मैग्मा से बने शैल को हम क्या कहते हैं, तो आग्नेय शैल कहते हैं। और अगला दोस्तों इससे इसी प्रश्न से अगले आपको किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों आपको प्रश्न बन सकता है कि जो शैलें हैं, शैलें कितने प्रकार की होती है। आपको प्रश्न बन सकता है कि शैलें कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों शैलें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है, पहला हो जाएगा आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल। ये शैलों के 3 प्रकार है। फिर आपको प्रश्न बन सकता है कि आग्नेय शैल कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आग्नेय शैल भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार है वो हम आने वाले आगे प्रश्नों में जानने वाले हैं, क्योंकि उस पर एक क्या है, प्रश्न है। ठीक है, और फिर दोस्तों आपको प्रश्न आ सकता है कि आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है, और अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है, और कायंत्रित शैल का निर्माण कैसे होता है। 3 अलग अलग तरीके से दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों इसको हम डिटेल से चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने वाले हैं आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो दोस्तों मैग्मा है, और जब मैग्मा क्या होता है, द्रवित मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं, लावा। और जब लावा दोस्तों क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो दोस्तों लावा से ही क्या होता है, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, और अगला जानने वाले हैं दोस्तों हम अवसादी शैल को। अब बात आती है कि अवसाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों धूल, रेत और पत्थर के कणों को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और जब ये अवसाद क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो दोस्तों ये अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अब हम समझने वाले हैं दोस्तों कायंत्रित शैल को। ठीक है, तो दोस्तों जब अवसादी शैल और आग्नेय शैल पर दोस्तों उच्च दाब और उच्च ताप लगाया जाता है, तो दोस्तों वो किस में रूपांतरित हो जाती है, वो कायंत्रित शैल में रूपांतरित हो जाती है। तो दोस्तों हमने समझा कि अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है, आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है, और कायंत्रित शैल का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जब हम किस पे, आग्नेय शैल और अवसादी शैल पर क्या करते हैं, उच्च दाब और उच्च ताप लगाते हैं, तो वो किसमें, कायंत्रित शैल में रूपांतरित हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए हम कायंत्रित शैल को दूसरे किस नाम से जानते हैं, रूपांतरित शैल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि रूपांतरित शैल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, कायंत्रित शैल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ये तीनों शैल क्या है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आग्नेय शैल किसे कहते हैं, और अवसादी शैल किसे कहते हैं, और कायंत्रित शैल का निर्माण कैसे होता है। तो तीनों के तीनों शैलों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न यूटेट में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है परपट्टी, क्रॉड और मेटल। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पे आपको अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सबसे बाहर की परत कौन सी है। तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहर की परत कौन सी है, परपट्टी है या भूपरपट्टी। ठीक है, और चलिए इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। तो साथियों ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो सबसे बाहर की परत है तो दोस्तों कौन सी है, भूपरपट्टी है। और अगर हम बात करते हैं सबसे अंदर की, तो दोस्तों सबसे अंदर की जो परत है वो क्या है, क्रॉड। आंतरिक क्रॉड क्या है, पृथ्वी की सबसे अंदर की क्या है, परत है। और जो दोस्तों मेटल है, मेटल की बीच की परत है पृथ्वी की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सबसे बाहर की परत कौन सी है। तो हमने जाना कि भूपरपट्टी है, और उसके बाद प्रश्न बन सकता है कि आंतरिक परत कौन सी है। तो दोस्तों आंतरिक क्रॉड है। और फिर बन सकता है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, तो दोस्तों जो क्रॉड है ना,
क्रॉड ही पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। और अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पतली कौन सी है, तो दोस्तों भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के सही उत्तर की कि सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सोना, पेट्रोल, कोयला किसके उदाहरण हैं? हमें ऑप्शन दिया गया है कि शैल के उदाहरण है, या खनिज के उदाहरण है, या जीवाश्म के उदाहरण है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये किसके उदाहरण हैं, तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये सारे के सारे किसके, खनिज के उदाहरण है। सोना, पेट्रोल और कोयला किसके, खनिज के उदाहरण है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, दोस्तों इसको थोड़ा सा माफी चाहता हूं, थोड़ा सा अवरोध हो गया बीच में। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, परपट्टी के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रश्न को हम छोटा कर लेते हैं और प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न तो हमने पढ़ लिया है कि परपट्टी के संबंध में हमें क्या करना है, सही कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों पहला कथन है, पृथ्वी की सतहों के सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आगे बताया जा रहा है कि सबसे पतली परत होती है, कि जो परपट्टी है, परपट्टी दोस्तों सबसे पतली परत भी होती है। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी जाना था हमने ऊपर वाले प्रश्न में। और आगे है दोस्तों कथन बी है कि यह महाद्वीपीय संहिता में 35 किलोमीटर एवं समुद्री संहिता में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं महाद्वीपीय संहिता में, तो महाद्वीपीय संहिता में जो दोस्तों परपट्टी है, परपट्टी की जो मोटाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर तक है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं महासागरीय संहिता में, परपट्टी की जो दोस्तों मोटाई है वो कितनी है, तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ कितना, 5 किलोमीटर तक है। तो ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है यूटेट में कि महाद्वीपीय संहिता में परपट्टी की ऊंचाई, मोटाई दोस्तों, मोटाई या गहराई कितनी है। तो दोस्तों कितनी है, 35 किलोमीटर, और वहीं पे दोस्तों महाद्वीपीय संहिता में 5 किलोमीटर। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है साथियों कि महाद्वीपीय संहिता में मुख्यतः जो दोस्तों ये महाद्वीपीय संहिता है, इसमें जो दोस्तों इसका निर्माण है सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, Cl, सी से हो जाएगा दोस्तों सिलिका, और एल से हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम। इसीलिए हम इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, Cl कहते हैं। जो ये महाद्वीपीय संहिता है, महाद्वीपीय संहिता में जो इसका निर्माण है वो Cl से होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले कथन की ओर। और कथन डी है दोस्तों कि महासागर की परपट्टी मुख्यतः, जो ये महासागर है दोस्तों, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सी में, सी से दोस्तों सिलिका हो जाएगा और में से मैग्नीशियम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ABCD चारों के चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हमने जान ही लिया कि भाई सबसे ऊपरी परत है और सबसे पतली परत भी है। ठीक, एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है। और अगला, महाद्वीपीय संहिता में जो इसकी मोटाई है या गहराई है वो कितनी है दोस्तों, 35 किलोमीटर, और समुद्र में कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जो महाद्वीपीय संहिता है, महाद्वीपीय संहिता में ये कौन कौन से खनिजों से मिलकर बनी है। तो दोस्तों महाद्वीपीय संहिता का निर्माण अगर हम कहें तो दोस्तों किस पे, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम और सिलिका महाद्वीपीय संहिता में। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं समुद्र में, तो समुद्र में दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और यहाँ से दोस्तों जो ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं ना, यह 4 जो हमें मिलान के लिए स्तंभ दिए गए हैं, इसे हम क मान सकते हैं और इसे हम ख मान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ये है, यहाँ से हर बार इन चारों में से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ऊपर वाले प्रश्न में हमने एक प्रश्न में जाना था कि जो आग्नेयशैल है, आग्नेयशैल 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों पहला प्रकार है आग्नेयशैल का बहिर्वेदी आग्नेयशैल, और दूसरा है दोस्तों अंतर्वेदी आग्नेयशैल। ठीक है, ये आग्नेयशैल के 2 प्रकार है। अब बात करते हैं इनके सही मिलान की। दोस्तों बहिर्वेदी आग्नेयशैल का जो दोस्तों उदाहरण है तो या सही मिलान है वो हो जाएगा दक्कन पठार। जो दोस्तों हमारा दक्कन का पठार है उसका निर्माण किससे हुआ है,
बहिर्वेदी आग्नेय शैल से हुआ है। और यह आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बेसाल्ट किसका उदाहरण है। तो दोस्तों बेसाल्ट किसका उदाहरण है, बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। और अगला पूछा जाता है दोस्तों कि अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण बताइए। ये ग्रेनाइट दिया जाता है कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, कौन सी शैल का उदाहरण है, और हमें ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट का सही मिलान हो जाएगा दोस्तों अंतर्वेदी आग्नेय शैल। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की ओर। अगला है दोस्तों अवसादी शैल। तो दोस्तों अवसादी शैल का जो सही मिलान है वो है बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर से दोस्तों किसका, लाल किले का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो लाल किला है, लाल किले का निर्माण कौन सी शैल से मिलकर हुआ है। तो दोस्तों लाल किले का जो निर्माण है वो किससे हो जाएगा, अवसादी शैल। और अवसादी शैल का उदाहरण है दोस्तों बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर से ही लाल किले का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब है दोस्तों कायांतरित शैल। और कायांतरित शैल का से मिलकर दोस्तों क्या बनता है, आपका संगमरमर का जो पत्थर होता है वो मार्बल। ठीक है, ये संगमरमर किसका, कायांतरित शैल का उदाहरण है। और दोस्तों संगमरमर से जो निर्माण हुआ है वो ताजमहल का निर्माण किससे, संगमरमर से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और साथ में हमने क्या इसको उदाहरण सहित समझा। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन है ना साथियों दो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर यूटेट में लगभग लगभग इनसे प्रश्न बनता है। तो हो सकता है कि इस बार भी प्रश्न आ जाएं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो साथियों प्रश्न है कि ऐसी कौन सी शैल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऐसी कौन सी शैल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और हमें ऑप्शन दिया गया है अवसादी शैल, कायंत्रित शैल या आग्नेय शैल। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि ऐसी कौन सी शैल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो दोस्तों जीवों के अंश को ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जब आज से लाखों या हजारों साल पहले कोई सा जीव जब क्या है मर जाता है, जैसे डायनासोर हो गया, ठीक है, वो मर जाता है, और मरने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि उसके ऊपर साल दर साल क्या है मिट्टी की परतें बनने लगी। ठीक है, इस प्रकार से लाखों साल हो गए तो दोस्तों या हजारों साल हो गए, तो हजारों साल में क्या है इतनी मिट्टी की परतें बन गई उसके ऊपर। आपने देखा होगा कि जब आप कमरे को छोड़कर या आप घर से कहीं 3-4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका जो टेबल है या आपका जो रूम है वहाँ पर क्या है मिट्टी की परत सी जम जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब दोस्तों लाखों वर्षों साल हो जाती है, लाखों सालें हो जाती है, तो उसके बाद क्या है मिट्टी की इतनी परतें जम जाती है, ठीक है, उस जीव के ऊपर। और जब हम जब उनकी खुदाई करते हैं और खुदाई में हमें क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, तो दोस्तों उन अवशेषों को ही क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन से शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो दोस्तों अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों का कारण कौन सी घटना होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमें ऑप्शन दिया गया है ज्वालामुखी, वलन और बाढ़कृत मैदान, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, तो दोस्तों ज्वालामुखी। अगर यहाँ पर हमें ऑप्शन में ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप भी होता तो भी दोस्तों सही उत्तर हो जाता। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी दोस्तों क्या होती है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर आकस्मिक गतियों के कारण ही होती है ये घटना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सही उत्तर इसका प्रश्न नंबर 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला जो साथियों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे दोस्तों आपको 90% इस प्रश्न से दोस्तों आपको इस यूटेट के परीक्षा में आने की संभावना है। आपको प्रश्न इस प्रकार से नहीं, जो हमें ऑप्शन है ना, इन्हीं ऑप्शनों में से आपको क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों भूकंप के संबंध में हम इस प्रश्न को समझने वाले हैं। तो दोस्तों हमें दिया गया है प्रश्न कि भूकंप के संबंध में हमें सत्य कथन की चुनना है। पहला दिया गया है कि भूकंप भूपरपट्टी। तो दोस्तों भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों जो भूपरपट्टी है ना हमारी, भूपरपट्टी के अंदर जो दोस्तों जहां पर कंपन आरंभ हो रहा है, भूपरपट्टी के नीचे जहां पर कंपन आरंभ हो रहा है, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कंपन कहाँ आरंभ होता है, भूपरपट्टी के नीचे कंपन कहाँ आरंभ होता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है,
और अगला है साथियों कि उद्गम केंद्र में भूसतह, उद्गम केंद्र के भूसतह के ऊपर निकटतम, जो दोस्तों उद्गम केंद्र है ना ये वाला, और इसके ऊपर भूसतह पर निकटतम स्थान को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो भूकंप है, भूकंप में दोस्तों कंपन कहाँ से प्रारंभ होता है, अधिकेंद्र से होता है या उद्गम केंद्र से होता है। तो दोस्तों भूकंप में जो कंपन है, कंपन तो दोस्तों कहाँ से, उद्गम केंद्र से आरंभ होता है, ठीक है। और इसके उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर दोस्तों क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है एक बार कि जो अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के कितने डिग्री कोण पर होता है, तो 90 डिग्री कोण पर होता है, ठीक है। और अगला साथियों सी है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में जाता है। जो दोस्तों अधिकेंद्र है ना, अधिकेंद्र से जो दोस्तों तरंगे हैं, भूकंप की तरंगे हैं, वो इस प्रकार से बाहर की ओर जाती है। और डी है दोस्तों, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र तो दोस्तों ये एक ही केंद्र होना था, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सार्वधिक हानि होती है। तो दोस्तों जब भूकंप आता है ना, तो जो अधिकेंद्र है ये तो उद्गम केंद्र हो जाएगा नीचे, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर आपका अधिकेंद्र है। तो दोस्तों भूकंप में क्या होता है, सबसे जो दोस्तों अधिकेंद्र के जो सबसे निकटतम भाग है वहीं पे दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा हानि जो होगी वो यहीं पर होगी, ठीक है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं तो भूकंप की तीव्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको हम चित्र में भी समझ लेते हैं। तो अगर हम पहले हम इसका आंसर ही देख लेते हैं कि भाई आंसर कौन सा होने वाला है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी डी चारों के चारों कथन सही है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब पहले इसको हम चित्र में समझ लेते हैं तभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको चित्र में। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, भूपर पट्टी है ऊपर वाली, जो ये हमें ऊपर दिख रहा है। तो दोस्तों ये ऊपर कौन सी है, भूपर पट्टी है। और भूपर पट्टी के नीचे दोस्तों ये जहां पे कंपन आरंभ होता है तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहां कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर दोस्तों 90 डिग्री पर आपका अधिकेंद्र होता है, ठीक है। और अधिकेंद्र पर ही दोस्तों सबसे ज़्यादा जब भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा तीव्रता यहीं पर होती है, और जब सबसे ज़्यादा तीव्रता यहाँ पर होती है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हानि भी यहीं पर होती है। और अधिकेंद्र से जैसे जैसे दोस्तों ये तीव्रता क्या है, भूकंप की तरंगे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दोस्तों तीव्रता भी क्या हो रही है, कम होती जाती है, ठीक है। और हानि भी दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हानि भी कम होती जाती है। जैसे दोस्तों इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आप तालाब में क्या, शांत तालाब में या शांत पानी में जब आप क्या पत्थर डालते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि किस प्रकार से जो पानी की तरंगें हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। जहाँ पर आपका पत्थर पड़ा होगा तो वहाँ पर जो तरंगें हैं, तरंगें क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ रही है तो वैसे वैसे दोस्तों उसकी तीव्रता भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों भूकंप में भी होता है कि जहाँ पर तीव्रता या अधिकेंद्र पर तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा हानि भी वहीं पर होती है। और जैसे जैसे भूकंप की तीव्रता आगे की ओर बढ़ रही है, तरंगे आगे की ओर बढ़ रही है, तीव्रता भी दोस्तों घटती जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बड़े सुंदर चित्र के साथ समझाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों प्रश्न है कि असत्य कथन की पहचान करनी है। हमें दो कथन दिए गए हैं और हमें दो कथन में से दोस्तों असत्य कथन की पहचान करनी है। तो ए है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, जलप्रपात कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें असत्य की बात करनी है। और आगे है साथियों कि सबसे ऊंचा जलप्रपात उत्तर अमेरिका के वेनेजुएला एंजल जलप्रपात है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बात बताई जा रही है, इतना तो बात एकदम सही है कि भाई जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजुएला में है, नहीं वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला में कौन सा है साथियों, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और कहाँ है, तो वेनेजुएला में है।
लेकिन जो दोस्तों ये बताया गया है यहाँ पे कि सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात उत्तर अमेरिका में है, तो दोस्तों उत्तर अमेरिका में न होकर ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर अमेरिका में, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला देश है, और वेनेजुएला देश में दोस्तों एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो दोस्तों इसलिए कथन बी गलत हो जाएगा, और जब कथन बी गलत है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगर हम इसको चित्र में समझना चाहें तो चित्र में भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, एक निश्चित कठोर शैल है, और कठोर शैल से क्या हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, विसर्प के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। ए है जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो दोस्तों जब नदी कहाँ मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। तो दोस्तों जब तो नदी कहाँ है, पर्वतीय भागों में है, तो ढलान ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो दोस्तों जल का बहाव होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, और जैसे ही वो मैदान क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वैसे ही वो मोड़दार मार्गों में बहने लगती है। बिल्कुल सही बात है, ए वाला कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और बी में बताया जा रहा है दोस्तों मुर्दार मार्ग में बहने लगती है, बी है कि नदी के हिन ही बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सी है कि इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब नदियां पहाड़ों से क्या है नीचे की ओर बहती है तो वो अपने साथ किसको, मिट्टी का कटाव करती है और मिट्टी को भी बहा के लाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो मैदानी क्षेत्र में उस मिट्टी को ये क्या कर देती है, किनारे कर देती है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण के द्वारा ही दोस्तों क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहां पर आपको प्रश्न बनता है कि चाप झील किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब ये नदी क्या विसर्ग के रूप में क्या कर रही है, बह रही है, तो कभी कभी ये अपना मार्ग बदल देती है, और अपना मार्ग जब बदलती है तो दोस्तों वहां पर इस प्रकार के चाप झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहां पर तरंग होना था, ठीक है, कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया है शैल और किनारा, समुद्र गुफा और तटीय मेहराव। तो दोस्तों समुद्र तरंग की हमें विशेषता बतानी है। दोस्तों समुद्र तरंग की एक तो ये विशेषता है कि भाई ये क्या है, समुद्र गुफा भी बनाती है। जब इसमें तरंग क्या है, टकराएगी टकराएगी टकराएगी, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या बना देती है, गुफा बना देती है। तो तीसरा ऑप्शन भी समुद्र तरंग की विशेषता है। और अगला है दोस्तों तटीय मेहराव। तटीय मेहराव जब दोस्तों ये तरंग क्या है, इस पर बार बार टकराती है, शैल पर बार बार टकराती है, तो यहाँ से ये क्या है, दोहरा छेद कर ले रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराव कहते हैं। तो तटीय मेहराव भी दोस्तों समुद्र तरंग की विशेषता है। और दोस्तों किनारा, अगला है कि किनारा, तो दोस्तों समुद्र तरंग का क्या है, एक किनारा भी होता है। तो अगर हम बात करें ये समुद्र गुफा और तटीय मेहराव और किनारा, ये समुद्र तरंग की क्या है, विशेषता है। लेकिन शैल दोस्तों समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है, और हमें प्रश्न में नहीं ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों कभी कभी यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टैक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब ये क्या कर रही है, तटीय मेहराव क्या कर रही है, ये यहाँ पर और क्या कर रही है, छेद कर रही है, तो इस कारण ये पूरा ही क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक बार मतलब समय बदलने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, पूरा ही गिर जाएगा, और फिर ये इस प्रकार के स्टैक का निर्माण करेगा। तो स्टैक भी कहाँ होती है दोस्तों, समुद्र तट में होती है, और समुद्र तट में जो तटीय मेहराव होता है इसी के कारण क्या बनती है, ये स्टैक बनती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। तो साथियों प्रश्न है कि छत्रक शैल पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है, नदी घाटी में पाई जाती है, या हिमनद में पाई जाती है, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि छत्रक शैल राजस्थान में पाई जाती है। रेगिस्तान
राजस्थानी साथियों रेगिस्तान होना है। और इसको आप चित्र में समझ भी सकते हैं कि ये रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, छत्रक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 18। तो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि हाइड्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों 21%, 21% ऑक्सीजन हो जाएगी, और बाकी जो दोस्तों अन्य गैसें हैं सारी की सारी कितना 1% पाई जाती हैं। बाकी जितनी भी गैसें हैं दोस्तों, अन्य सभी गैसें 1% पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और कभी कभी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में पाई जाती है, तो दोस्तों 0.03% मात्रा में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न होने वाला है साथियों प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों प्रश्न है वायु चक्र के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। हमें पहला कथन दिया गया है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। तो दोस्तों जब वायु गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है, बिल्कुल सही बात है। और हल्की होकर ऊपर उठती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, कोई सी भी चीज़ गर्म करते हैं तो उससे क्या वाष्प निकलता है, और वाष्प क्या होता है, गर्म होता है, और वो ऊपर की ओर उठता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और बी है दोस्तों ठंडी वायु सघन और भारी होती है। तो बिल्कुल दोस्तों जो ठंडी वायु होती है ना, सघन का मतलब हो जाएगा कि घनी, और साथ में भारी भी होती है, इसीलिए इसमें इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसीलिए नीचे रहेगी जब भारी चीज होगी। ठीक है, और सी है साथियों कि गर्म वायु के ऊपर उठने पर, जब गर्म वायु दोस्तों क्या होती है, ऊपर उठती है, तो आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों ठंडी वायु रिक्त वायु की क्या लेती है, जगह, स्थानों को भरने का क्या करती है, भरने के लिए आ जाती है। जब दोस्तों यहाँ से क्या है, गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस रिक्त स्थान हो जाएगा, और रिक्त स्थान के लिए दोस्तों इसको भरने के लिए ठंडी वायु आ जाती है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा दोस्तों इस वायु के चक्र को इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार वायु चक्र चलता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब जो दोस्तों वायु है ना, एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि वायु दाब, जो वायु है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पर वायु थी, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर वायु दाब कैसे हो गया, निम्न हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हल्की वायु, यहाँ पर क्या है, ठंडी वायु है, और ठंडी वायु कैसी होती है, भारी होती है, तो यहाँ पर दाब उच्च है। तो दोस्तों उच्च दाब से वायु निम्न दाब की ओर प्रवेश करती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए बी सी डी चारों के चारों सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ऐसा कोई सा नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी सी डी चारों के चारों कथन सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन सी परत में होती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 5 परतें हैं, और उन 5 परतों में से दोस्तों क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसी पर दोस्तों क्या होती है, मौसम संबंधित जितनी भी घटना होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है। हमें ऑप्शन दिया गया कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और मध्य मंडल, और बहिर्मंडल। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओजोन परत की, तो दोस्तों ओजोन परत कौन से मंडल में, आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तो साथियों प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना था, क्षोभ होना था। ठीक है, तो वायुमंडल की जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण परत है वो भी क्षोभ मंडल ही है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि वायुमंडल की कौन से परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। तो दोस्तों जो वायुमंडल है हमारा, और हमारे वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिस पर अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड क्या हो जाते हैं दोस्तों, जलकर राख हो जाते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी ये प्रश्न आ रहे हैं ना अभी वायुमंडल से संबंधित, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है, रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है। तो दोस्तों रेडियो संचार के लिए कौन से परत का उपयोग होता है, और पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। परत का नाम बताइए। हमें ऑप्शन दिया गया है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ब्राह्यमंडल। और ब्राह्यमंडल को ही दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि रेडियो संचार के लिए हम कौन से परत का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों ये सी के जगह यहाँ पे ऑप्शन क्या होना है, डी होना है। ठीक है, ये 2 बार सी हो गया तो ये डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि जो ब्राह्यमंडल है या आयन मंडल है, इसी परत का उपयोग दोस्तों हम किसके लिए करते हैं, रेडियो संचार के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे पतली है जिसमें हल्की गैसें पाई जाती है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल की सबसे पतली, और इसमें दोस्तों क्या पाई जाती है, हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे नियोन, आर्गन, हीलियम, ये हल्की गैसें हैं। और ये जो बहिर्मंडल है इस पर ही पाई जाती है, और ये वायुमंडल की क्या दोस्तों सबसे अंतिम परत भी है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे ये हमारा पृथ्वी तल है, तो दोस्तों पृथ्वी से अगर हम सबसे नज़दीक की बात करें कि सबसे नज़दीक या सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल के बाद समताप है, समताप के बाद मध्य है, मध्य के बाद दोस्तों ब्राह्य है, और ब्राह्य के बाद दोस्तों बहिर है। ये वायुमंडल की 5 परतें हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी तल है, और ये वायुमंडल की 5 परतें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 26। तो साथियों प्रश्न है, वायुदाब के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहां से आपको जो ये ऑप्शन है ना, कथन दिए गए हैं, इन कथनों से भी प्रश्न बन सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। पहला है दोस्तों, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे दोस्तों हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे साथियों क्या है, वायुदाब भी क्या है, घटने लगता है। ठीक है, या गिरने लगता है। और बी है साथियों कि समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समुद्र स्थल पर क्या होता है, वायुदाब सबसे ज्यादा होता है। और सी है कि वायुदाब सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब यहाँ पर क्या है, वायु गर्म हो जाती है, तो वायु गर्म होकर क्या ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, फिर यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे समुद्र तल है, समुद्र तल पर वायुदाब उच्च होता है, और फिर ये इसकी जगह लेने के लिए इधर गमन करती है। तो दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है कि वायुदाब क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए बी सी तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पवन के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। हमें ए दिया गया है कि उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। कि जब दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु क्या करती है, गमन करती है या गति करती है, तो उसे ही पवन कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जब वायु क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और आगे है दोस्तों कि पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है।
तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। और जब दोनों सही है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और आगे जो दोस्तों हम जानने वाले हैं वायु की 3 जो मुख्य मतलब जो पवन है, पवन के जो 3 प्रकार है उनको समझने वाले हैं। और जो साथियों ये प्रश्न नंबर 28 है ना, यहां से आपको 95% प्रश्न आने की संभावना है। अब देखिए प्रश्न किस किस प्रकार से बन सकता है। एक तो हमने ऊपर जाना कि पवनें कितने प्रकार की, तो दोस्तों मुख्य रूप से पवनें कितने 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार कौन कौन से, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। अब आइए हम इनको समझ लेते हैं। आपको या तो स्थानीय पवनों से प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपको मौसमी पवनों से प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपको स्थानीय पवनें। स्थाई और स्थानीय दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्थाई पवनें कि स्थाई पवनें किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्थाई पवनों को ही हम व्यापारिक पवन है, और स्थाई पवनों को ही दोस्तों हम पश्चिमी और पूर्वी में बहने वाली पवनें भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, जो पश्चिम और पूर्व में बहने वाली पवनें हैं दोस्तों, तो वो कैसी पवनें हैं, स्थाई पवनें हैं। और ये क्या होती है दोस्तों, ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है। जब साथियों ये वर्ष भर में एक निश्चित दिशा में चलती है तभी इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थायी पवनें कहा जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अब हम मौसमी पवनों को। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। तो दोस्तों ये मौसम के साथ साथ क्या करती है, अपनी दिशाएं भी बदलती है, इसीलिए इन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। ठीक है, और आगे दोस्तों अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, जो भारत का मानसून है, जो भारत की मानसून पवनें हैं दोस्तों, वो भी मौसमी पवनों का ही एक क्या है, उदाहरण है। तो दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो भारत की मौसमी पवनें हैं वो किसका उदाहरण है, कौन सी पवन का उदाहरण है, तो मौसमी पवन का उदाहरण है। ठीक है, अगला है अब दोस्तों स्थानीय पवनें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों किसे कहते हैं हम, स्थानीय पवनें किसे कहते हैं, तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में, तो स्थानीय का मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी स्थान पर। ठीक है, तो दोस्तों स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष या दिन में, तो दोस्तों या तो ये वर्ष में या ये दिन में किसी एक विशेष समय में चलती है। और उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जो स्थल है, स्थल और समुद्री समीर, वही हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। और साथ में दोस्तों जो लू है, तो लू भी कैसी पवन है साथियों, स्थानीय पवन है। तो लू से भी प्रश्न बनता है कि लू किस प्रकार की पवन है, तो लू किस प्रकार के दोस्तों, स्थानीय पवन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आने की बहुत बहुत संभावना है। जो 3 प्रकार की पवनें हैं, इन 3 प्रकार के पवनों से आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, और जिस जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रकार हमने सारे के सारे समझ लिए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 29। साथियों प्रश्न है वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी परत बादल विहीन है, कि किस परत में बादल बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो हमें दोस्तों ऑप्शन दिया गया है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। दोस्तों अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत आदर्श मानी जाती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हवाई जहाज को उड़ाने के लिए वायुमंडल की जो समताप मंडल है, समताप मंडल को दोस्तों क्या माना जाता है, आदर्श माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, सत्य कथन को चुनना है हमने। पहला कथन दिया गया हमें कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। बिल्कुल सही बात है कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी सतह का 3/4 भाग किससे दोस्तों, जल से ढका है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए दोस्तों हमारे पृथ्वी पर कितना 71% जल है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं भूभाग, तो 29% भाग भूभाग है। ठीक है, और बी है साथियों कि महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। दोस्तों यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि महासागरीय जल कैसे रहता है, स्थिर होता है या गतिमान रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए और बी दोनों सही है। महासागरीय जल दोस्तों क्या रहता है, हर समय गतिमान रहता है, और
ए है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सतह पर 3/4 भाग क्या है, ये जल से ढका हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं विश्व जल दिवस की, इसके सही उत्तर की, तो दोस्तों ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि 22 मार्च को हम क्या करते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 8 मार्च की, तो दोस्तों 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं। ठीक, और अगर हम बात करते हैं 22 अप्रैल, तो दोस्तों 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और अगर हम बात करें साथियों किसकी, 11 अक्टूबर, तो दोस्तों 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस, और 8 मार्च को महिला दिवस, और 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, ये आपको इन चारों में से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये मैंने 4 ऑप्शन क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि दोस्तों इन चारों ही ऑप्शनों से किसी ना किसी प्रकार से आपको हर यूटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के संबंध में असत्य कथन, तो दोस्तों हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को क्या आई थी, सुनामी आई थी। तो हमने क्या करना है उस सुनामी के संबंध में दोस्तों हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो 3 कथन तो हमें यहाँ पे इस प्रकार से दिए गए हैं जो सत्य हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो असत्य है। तो दोस्तों ए है सुनामी तरंगों अथवा इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, पोताश्रय कहा जाता है, के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। और बी है साथियों, तो दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेता हूं 1 मिनट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्न को, प्रश्न नंबर 33। और दोस्तों एक कथन दिया गया है इसमें कि सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो 2004 में हिंद महासागर में क्या आई, सुनामी आई, तो उसके कारण दोस्तों क्या हुआ, जो तरंगे हैं, तरंगों में दोस्तों जो पोताश्रय है वहाँ पर क्या हुआ, अत्यधिक विनाश हुआ। बिल्कुल सही बात बताई जा रही है। और बी है दोस्तों कि जिसका जो ये 2004 में क्या है दोस्तों, सुनामी आई, इसका जो दोस्तों अधिकेंद्र था, अधिकेंद्र कहाँ था, सुमात्रा में था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि जो 2004 का हिंद महासागर में सुनामी है, तो उसका अधिकेंद्र कहाँ था, तो दोस्तों सुमात्रा में इसका क्या था, अधिकेंद्र था। कि पश्चिम सीमा पर जो सुमात्रा है, सुमात्रा कभी कहाँ, पश्चिम सीमा पर इसका क्या था, अधिकेंद्र था। और सी है साथियों कि रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 10 मापी गई थी। और डी है साथियों कि भारतीय सीमा के का दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो वो क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से डूब गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, हमें प्रश्न में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी वाला कथन असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 10 ना माप कर कितनी, 9 मापी गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और आपको प्रश्न किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो 2004 में हिंद महासागर में क्या आई थी, सुनामी आई थी, उसका
अधिकेंद्र कहाँ था? तो दोस्तों सुमात्रा के पश्चिम दिशा में था। और अगला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसमें जो भारत है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का भाग डूब गया? तो दोस्तों जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों जो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, पूरी तरीके से डूब गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 34। साथियों प्रश्न है, ज्वार भाटा के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। हमें कथन ए दिया गया है कि सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल को के कारण क्या है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार और भाटा आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो दोस्तों हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोस्तों क्या आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बी है साथियों कि जब पृथ्वी का जल समुद्र के निकट होता है। तो दोस्तों जब पृथ्वी का जल किसके, चंद्रमा, साथियों मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल विकसित क्या होता है, जल विकसित होता है। तो दोस्तों जल तो विकसित नहीं होता है, ये जल क्या है, चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो दोस्तों इसको हम नीचे चित्र में भी अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। पहले हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम किसमें, चित्र में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। और सी है साथियों कि सूर्य एवं चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। जब दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वार को वृद्ध ज्वार कहते हैं। ऐसे ज्वारों को हम क्या कहते हैं, वृद्ध ज्वार कहते हैं। कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों क्या हो, एक ही सीध में हो, तो ऐसे में दोस्तों किस प्रकार के वृद्ध ज्वार आते हैं, ठीक है। और आगे है साथियों डी है कि जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है। तो दोस्तों चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण फिर ऐसे में क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगता है। और महासागरीय जल पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और आगे है कि परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आते हैं। जब दोस्तों बीच में पृथ्वी है और इधर आपका चंद्रमा है और इधर सूर्य है, तो दोनों ही दोस्तों क्या करेंगे, अपनी ओर जल को आकर्षित करेंगे। और ऐसे में जल इधर को भी खींच रहा है और इधर को भी खींच रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आते हैं दोस्तों, निम्न ज्वार आते हैं। और निम्न ज्वारों को ही हम क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों इसको चित्र में। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए बी सी डी चारों के चारों सही है, इसलिए हम ई एक अलग से ऑप्शन बनाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त चारों के चारों कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। आइए समझते हैं दोस्तों हम इसको चित्र में। हम पहली स्थिति को समझते हैं कि जब ये क्या होते हैं, दोनों समकोण पर होते हैं, तो ऐसे में दोस्तों क्या आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं, तो ऐसे में उच्च ज्वार आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लघु ज्वार। तो दोस्तों यहाँ लघु ज्वार नहीं होना है, लघु ज्वार नीचे आना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो सूर्य है, सूर्य जल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और चंद्रमा जल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। और अगली स्थिति है साथियों बृहद ज्वार। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी ये तीनों एक ही सीध में है। और एक ही सीध में होने के कारण दोस्तों ये जल को क्या है, एक ही ओर, दोनों ओर से क्या लग रहा है, एक ही तरफ को आकर्षण बल लग रहा है। और जब एक ही ओर को आकर्षण बल लग रहा है तो दोस्तों ऐसे में क्या आते हैं, बृहद ज्वार आते हैं। और बृहद ज्वार को ही दोस्तों बड़े ज्वार आते हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, बृहद ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार, ठीक है। और आगे है साथियों ऐसी स्थिति में कि जब ये क्या हो, सूर्य यहाँ और पृथ्वी यहाँ और चंद्रमा यहाँ हो, तो ऐसे में विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सूर्य अपनी ओर क्या खींच रहा है, जल को खींच रहा है और चंद्रमा अपनी ओर जल को खींच रहा है। तो दोस्तों ऐसे में जल दोनों ओर खींचा जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, लघु ज्वार। लघु ज्वार यहाँ होंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में लघु ज्वार होंगे। और इस वाली स्थिति में दोस्तों क्या होंगे, बृहद ज्वार होंगे,
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ए स्थिति की, तो दोस्तों इस स्थिति को क्या कहते हैं, ऐसे में आपके उच्च ज्वार आते हैं। यहाँ बृहद का मतलब बहुत बड़ी जो ज्वार भाटा है उसकी जो तरंगें हैं दोस्तों वो बहुत ऊंची उठती है और फिर इस प्रकार से नीचे बैठती है। ठीक है, तो सबसे बड़े ज्वार आपके बृहद ज्वार में आते हैं जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, और ऐसे में दोस्तों इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पर उच्च ज्वार होना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 35। हाँ, प्रश्न नंबर 35 को हमने समझ लिया है, नहीं समझा है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34। साथियों प्रश्न नंबर 34 को हमने समझ लिया है और इसके जो हमने सही उत्तर की बात करी थी, ये चारों के चारों कथन इसके सही है, और ई में हमने बोला कि उपरोक्त सभी क्या है, सत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। तो साथियों प्रश्न है, महासागरीय जल धाराओं के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है, कि जो महासागरीय जल धाराएं हैं उसके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। और ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावना है इसकी भी पूरी पूरी आने की है। जो हम ये 5 ऑप्शन देख रहे हैं ना, इन ऑप्शनों में से ही आपको क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन दिया गया हमें कि महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो महासागरीय धाराएं होती है वो ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। और बी है दोस्तों कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों, तो ये ध्रुव जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के निकट होती है। ठीक है, ध्रुव नहीं, भूमध्य रेखा के निकट क्या होती है दोस्तों, उत्पन्न होती है, और ध्रुवों की ओर क्या करती है दोस्तों, प्रवाहित होती है। कहाँ, जो ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा के निकट क्या होगी, उत्पन्न होंगी, और यहाँ से दोस्तों ये किसकी ओर, ध्रुवों की ओर क्या करेंगी, प्रवाहित होंगी। ठीक है, और सी है साथियों की ठंडी धाराएं। और अब ठंडी धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों, ठंडी धाराएं ध्रुवों, जो ध्रुव होते हैं ध्रुवों पर क्या होती है दोस्तों, जैसे ये आपका कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांश, तो दोस्तों उच्च अक्षांश में भी यही होता है। यहाँ आपको पता है ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये निम्न अक्षांश है, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये आपका 90 डिग्री अक्षांश है। ये एक तो क्या है, ध्रुव भी कह सकते हैं हम इसे, और उच्च अक्षांश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सी है कि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तो मतलब बात ये बताई जा रही है कि ये ध्रुवों की ओर क्या हो रही है, ध्रुवों पर क्या उत्पन्न होती है, और यहाँ से दोस्तों ये निम्न अक्षांशों की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है दोस्तों, डी है कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं। तो दोस्तों लेब्राडोर कैसी जलधाराएं हैं, शीत जलधाराएं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लेब्राडोर कैसी जलधाराएं, शीत है या गर्म है। ठीक है, और जबकि गल्फ स्ट्रीम दोस्तों कैसी, गर्म जलधारा है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि ये किस प्रकार की जलधाराएं हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, लेब्राडोर कैसी है, शीत है, और गल्फ स्ट्रीम दोस्तों गर्म जलधारा है। और ई है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम या सबसे ज्यादा दोस्तों, ये वो किसके लिए, मत्स्य उत्पादन, या वहां पे सबसे ज्यादा क्या, मत्स्य उत्पादन नहीं कहेंगे, वहां पर दोस्तों जो मछली है, मछली अधिक मात्रा में पाई जाती है ऐसे क्षेत्र में जहां शीत जलधारा और ग्रीष्म जलधारा आपस में मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको चित्र में समझ लेते हैं। ठीक है, तो साथियों ये है चित्र, और जब तक आप चित्र को देख रहे हैं तब तक के लिए आप अपने वीडियो की क्वालिटी को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, 360 या 480 तक कर लेंगे। ठीक है, जब तक आप इस चित्र को देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपको तभी स्पष्ट दिखाई देगी जब आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। सबसे पहला कथन पढ़ा था हमने कि जो पवनें हैं या जलधाराएं हैं, जलधाराएं 2 प्रकार की, एक तो शीत और एक गर्म।
तो दोस्तों जो शीत है, शीत को यहाँ पर नीले पेन से दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जितनी भी आपको क्या दिख रही है शीत जलधाराएं हैं, वो कैसे नीले पेन से दिखाई गई है, और रेड पेन से आपको किस प्रकार की गर्म जलधाराओं को दिखाया गया। तो पहला कथन ये था कि जलधाराएं दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म, ठीक। और आगे है दोस्तों कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि गर्म जलधाराएं का भूमध्य रेखा के ऊपर क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, और यहाँ से ये किसकी ध्रुवों की ओर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि ये उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है, ध्रुवों की ओर प्रवेश करती है। और आगे आपने समझा होगा साथियों कि जो शीत जलधाराएं हैं, शीत जलधाराएं ध्रुवों की ओर क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ उत्पन्न होती है, और यहाँ से उत्पन्न होने के बाद ये किसकी ओर बढ़ती है, आगे भूमध्य रेखा की ओर या निम्न अक्षांश की ओर आगे बढ़ती है, ठीक है। और आगे दोस्तों एक उसमें इस प्रकार से आया था कि जहाँ जलधाराएं गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिल रही है, तो दोस्तों ये हो जाएगी लेब्राडोर। और लेब्राडोर को हमने बोला था कि ये कैसी ठंडी जलधाराएं हैं, और ये है गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो दोस्तों मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पर क्या है, उत्तर अमेरिका है, और अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में ये दोनों क्या हो रही है, आपस में मिल रही है। कौन कौन सी जलधारा है दोस्तों, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर मिल रही है, पश्चिम किसके, उत्तर अमेरिका के पश्चिम में मिल रही है, और यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक मछली पाई जाती है। और अगला है दोस्तों आसियो और क्यूरेशिया। तो दोस्तों क्यूरेशिया कैसी गर्म जलधारा है, और आसियो दोस्तों कैसी ठंडी जलधारा है, और यहाँ पर भी ये आपस में क्या हो रही है, मिल रही है। तो यहाँ पर भी दोस्तों सर्वाधिक मछली पाई जाती है। और ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, जापान का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 36। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 में हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, सही मिलान मिलाने हैं। पहला है दोस्तों कैस्पियन सागर। तो दोस्तों कैस्पियन सागर क्या है, एक विशालतम झील है। और आगे है दोस्तों खो है ज्वार भाटा। तो दोस्तों ज्वार भाटा हम किसे कहते हैं, जल में अवधिक चढ़ाव, जब जल ऊपर उठता है और नीचे उतरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं सुनामी की, तो दोस्तों तीव्र भूकंप तरंगों को ही हम सुनामी कहते हैं। और गौ है साथियों की महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली धाराओं को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये सारे के सारे कथन पहले से ही क्या है, सुमेलित हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है साथियों की सामान्य तो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अभी अभी हमने चित्र में भी समझा था कि जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन दिया गया हमें कि ध्रुवों के निकट, या बी है कि भूमध्य रेखा के निकट, और दोनों में से कोई नहीं, और उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि गर्म जलधाराएं सामान्य तो कहाँ उत्पन्न होती है, तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। और अगर हम बात करते हैं ठंडी जलधाराएं, तो दोस्तों वो कहाँ, ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गर्म जलधाराएं कहाँ, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों प्रश्न है कि शंकुधारी वन होते हैं, इसके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो ए है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, और अक्षांश भी कितना, 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ग्लोब है, और इसको थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्लोब है, और ग्लोब पे दोस्तों ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये आपको पता है कि उसके बाद कर्क, और ये आपको पता है कि नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर, और उसके बाद दोस्तों ये 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें बताया गया है इसमें कि जो शंकुधारी वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश। और उच्च अक्षांश भी कितने, जब दोस्तों ये 66.5 है तो 66.5 के नीचे ये 55 हो जाएगा, और ये आपका 70 हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में दोस्तों
आपके कौन से पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। तो दोस्तों शंकुधारी वन को ही हम क्या कहते हैं, टैगा वन भी कहते हैं। और सी है दोस्तों कि ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो दोस्तों शंकुधारी वन कैसे होते हैं, सदाबहार। सदाबहार का मतलब दोस्तों क्या है, ये साल भर कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ये साल में अपनी एक बार भी क्या है, पत्तियां नहीं गिराते हैं। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है साथियों कि इन वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने और अखबारी कागज बनाने और माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और डी है साथियों कि इन वनों के जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन कौन से हैं, चीड़ है, देवदार है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए बी सी डी चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो ये आपको मतलब 2 प्रश्न दिए गए ना, इन दोनों प्रश्नों से एक प्रश्न बनना ही बनना, हो सकता है 2 प्रश्न भी बने दोस्तों। 100% यहाँ से क्या है, आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। या तो आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना में जो घास स्थल है उसे क्या कहते हैं, या उत्तर अमेरिका में जो घास स्थल है उसे क्या कहते हैं, और जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में से प्रश्न बनेगा ही बनेगा साथियों। एक आपका शीतोष्ण घास स्थल है और अगला कौन सा, उष्ण घास स्थल है। ठीक है, तो आइए समझते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं कि जो अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में जो दोस्तों शीत कटिबंधीय घास स्थल है, या शीतोष्ण, शीतोष्ण होगा साथियों, शीत नहीं शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या है, शीत प्लस उष्ण, जहाँ पे शीत भी है, ठंड भी है और गर्मी भी। ऐसे स्थलों में जो दोस्तों घास स्थल है उनके बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में दोस्तों अगर हम बात करें कि अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे पेम्पास कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल की, तो दोस्तों उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर दोस्तों हम बात करें किसकी, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल, तो दोस्तों उसे बेल्ट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों मध्य एशिया, जो हमारा एशिया है, और एशिया में भी कहाँ, मध्य एशिया में जो दोस्तों शीतोष्ण घास स्थल है उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों, स्टेपी कहते हैं। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास स्थल की, तो दोस्तों उसे डॉन कहते हैं। ठीक है, और अगला है साथियों डी, मतलब प्रश्न नंबर 40। ठीक है, तो साथियों प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, अब यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण जो वाला क्षेत्र है उसके बारे में समझा। अब हम समझने वाले हैं दोस्तों उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले घास स्थल। तो हमें सबसे पहले दिया गया है कि पूर्वी अफ्रीका। तो दोस्तों पूर्वी अफ्रीका के जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है उसे हम क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें दोस्तों ब्राजील, ब्राजील के जो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है उसे कंपोज कहते हैं। और वेनेजुएला का जो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है उसे हम क्या कहते हैं, लोन्स कहते हैं, लानोस कहते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको या तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 3 आपको उष्ण कटिबंधीय के दे दें और एक आपको शीतोष्ण कटिबंधीय का ऑप्शन दे दें, और फिर आपको पहचान करनी है कि कौन सा उष्ण का है, कौन सा उष्ण का नहीं है। ठीक है, आपको दोस्तों किसी भी प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए आप इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 41। साथियों प्रश्न है कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वनस्पति के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब पे क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये बीचों बीच क्या हो जाएगी आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और हमें प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो दोस्तों एक कथन दिया गया है कि यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सीमित का मतलब है बहुत कम मात्रा में यहाँ पर क्या मिलती है, हमें प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। क्यों, अगर हम कारण की बात पूछें तो क्यों, क्योंकि दोस्तों ये सूर्य है, और सूर्य की किरणें दोस्तों साल भर कहाँ भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, और ये आपकी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। और यहाँ पर दोस्तों साल में एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा पर। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्कटिक रेखा और
आपका अंटार्कटिका। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें साल में लगभग सीधी पड़ती नहीं, हल्की सी पड़ती है। कब? जब आपका 21 जून वाली बात करें हम, 21 जून हमको आर्कटिक रेखा पर भी हल्की सी किरणें पड़ती है, लेकिन सीधी नहीं पड़ती है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को यहाँ पर किरणें पड़ेंगी, लेकिन सीधी नहीं पड़ती है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती है। और सीधी ना पड़ने के कारण दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती है। और इस कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इन ध्रुवों पर क्या होता है दोस्तों, ठंडा होता है, बहुत शीत होता है, बर्फ होती है। ठीक है। और बर्फ होने के कारण ही दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। और जो वनस्पति पाई जाती है उनमें कौन कौन सी, एक तो बताया जा रहा है कि काई और लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। और ये भी दोस्तों कब पाई जाती है, जब अल्पकालिक क्या हो, यहाँ पे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु हो। तो ऐसे ऋतु में ही दोस्तों यहाँ पर हल्की फुल्की क्या है, काई और लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। और आगे बताया जा रहा है साथियों कथन सी में कि इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका कौन सा उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है आपको कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो टुंड्रा वनस्पति ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ठीक है। और आगे है दोस्तों कथन डी है, ये वनस्पति यूरोप, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, यूरोप में पाई जाती है, और एशिया में पाई जाती है, और उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। और यहाँ पे भी कहाँ, ध्रुवीय प्रदेशों में, जो एशिया का ध्रुवीय प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, और जो आपका उत्तर अमेरिका के भी ध्रुवीय प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, और साथ में दोस्तों आपका यूरोप के भी जो दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, इन प्रदेशों में ही इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ABCD चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है, टेलीफोन। तो दोस्तों टेलीफोन तो बिल्कुल संचार का माध्यम है। ठीक है। और पुस्तक भी बिल्कुल दोस्तों संचार का माध्यम है, क्योंकि दोस्तों आप अगर एक किताब लिखते हो तो उस किताब में आप अपने भाव विचारों को लिखेंगे, और वो आपके भाव विचार क्या है, उस पुस्तक के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, संचार का माध्यम है। रेडियो भी बिल्कुल दोस्तों संचार का माध्यम है। लेकिन जो दोस्तों मेज है, टेबल है, ये संचार का माध्यम नहीं है। और जब नहीं है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43। और दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। हमें ऑप्शन दिया गया है फ्लाईओवर और एक्सप्रेस वे, और अगला है सबवे, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि सड़क का भूमिगत निर्माण कौन सा है, सबवे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन दिया गया हमें इंटरनेट। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो दोस्तों इंटरनेट का जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। और वहीं पे अगर हम दोस्तों बात करें नहर की, तो नहर का जो दोस्तों सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग। ठीक है। नहर से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम अपने देश के अंदर ही क्या एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं जलमार्ग के द्वारा। ठीक है। और अगला है दोस्तों नगरीय क्षेत्र। तो दोस्तों अगर हम बात करें नगरीय क्षेत्र का सही मिलान की, तो दोस्तों नगरीय क्षेत्र कौन सा होता है, नगरीय क्षेत्र का सही मिलान हो जाएगा दोस्तों ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, व्यापार एवं सेवा जैसे क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नगरीय क्षेत्र। अब अगला है कि सघन का मतलब जहाँ पे दोस्तों आबादी कैसे घने मात्रा में बसी है। तो दोस्तों वो कहाँ होगा, जहाँ पर लोग आपस में आसपास निर्मित घर, मतलब बहुत नज़दीक घर बनाए गए हैं, और ऐसे में लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं या बस रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर सही मिलान हो जाएंगे। ठीक है। और जो दोस्तों अगला है 5वां, सिल्ट पर मकान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। तो दोस्तों इस पर 2 बार प्रश्न पूछा गया है, सिल्ट पर मकान। और दोस्तों आज ही मतलब आपकी सीटेट की आंसर की भी आ गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपने आंसर मिला लिए होंगे और आपका सीटेट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ऐसे मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि सिल्ट पर मकान, बात करते हैं दोस्तों सिल्ट पर मकान की, कि सिल्ट पर मकान क्या है।
तो दोस्तों जब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ऋतु में क्या होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है और वर्षा का जल क्या हो जाता है, एक जगह पर जम जाता है या इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे इलाके में जो दोस्तों लोग मकान बनाते हैं वो मकान किस किस पर बनाते हैं, बांस की डंडियों पर बनाते हैं, ताकि अगर पानी जमे भी, जो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, ये इधर क्या है, जल इकट्ठा हुआ है, तो ताकि जल क्या है, घर के अंदर ना घुसे, इसीलिए दोस्तों लोग किस पर, बांस के डंडों पर मकान बनाते हैं। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, सिल्ट पर मकान कहा जाता है। ठीक है, और आगे दोस्तों इसी का अच्छा रूप आप ये देख सकते हैं, गरीब बस्तियों में इस प्रकार के घर हो सकते हैं, और जो संपन्न साधन संपन्न बस्तियां हैं वहां पर इस प्रकार के मकान हो सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, सिल्ट पर मकान। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। तो साथियों प्रश्न है कि अमेजन बेसिन के संबंध में असत्य कथन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अमेजन बेसिन के संबंध में हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया हमें, अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश, और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अभी कहाँ दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। और अगला है साथियों कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है ये भी। और सी है साथियों कि यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, तो दोस्तों ब्राजील के कुछ भागों, और अगर हम बात करते हैं बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों, तो इसके दोस्तों ब्राजील में पेरू, ब्राजील और पेरू के दोस्तों ये बड़े भागों में प्रवाहित होती है, और बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला का ये छोटे भागों में क्या होती है, अपवाहित होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और डी दिया गया है साथियों में कि अमेजन बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में नहीं, ये कौन सी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है दोस्तों। ठीक है, अमेजन बेसिन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इस प्रश्न में हमें पूछा गया था कि असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। और असत्य है तो दोस्तों हमें असत्य ही पूछा गया था, तो असत्य ही क्या हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि पूछा ही असत्य गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46। तो दोस्तों प्रश्न है कि ब्रोमीलाइड के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन को बताना है कि ब्रोमीलाइड क्या है, ब्रोमीलाइड क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमें पहला कथन दिया गया है कि ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। ब्रोमीलाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है। और बी में बताया जा रहा है कि जो अपने पत्तियों में जल को सिंचित करता है। दोस्तों ब्रोमीलाइड क्या करता है, अपने पत्तियों में जल को सिंचित करता है, मतलब जल को इकट्ठा करता है, और उस जल का प्रयोग कौन, मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट के उपयोग में करता है। तो जो दोस्तों ब्रोमीलाइड है, ब्रोमीलाइड की जो पत्तियां हैं, ठीक है, उसमें वो जल को संचित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और उसका उपयोग मेंढक किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों, अंडा देने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए बी सी तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। तो प्रश्न है दोस्तों, टुक्कन क्या है, पक्षी है, पशु है, फसल है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि टुक्कन क्या है, तो दोस्तों टुक्कन एक प्रकार का पक्षी है। आइए पक्षी को चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये टुक्कन है, ठीक है, इसी का नाम क्या है, ये पक्षी है, और इस पक्षी का नाम क्या है, टुक्कन है। इसकी चोंच आप देख रहे हैं कैसे येलो कलर की है, और जो इसके पंख है वो काले कलर के हैं, और अगर हम बात करें दोस्तों काले और सफ़ेद के हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टुकन क्या है, एक पक्षी है। ठीक है, अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। तो दोस्तों प्रश्न है कि अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन के संबंध में सत्य कथन। तो दोस्तों जो अमेजन बेसिन है और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, हमें उनके संबंध में क्या है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों एक कथन है कि यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। जो अमेजन बेसिन में जो दोस्तों लोग हैं ना, वो वहाँ के क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और साथ में क्या है, नदियों में मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक, और बी में बताया जा रहा है कि जबकि महिलाएं फसल का ध्यान रखती हैं। अमेजन बेसिन के जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं साथियों, शिकार करते हैं और साथ में मछली पकड़ते हैं, और महिलाएं फसल का ध्यान रखती हैं। और मुख्य तो दोस्तों जो वहाँ पे मुख्य रूप से फसल पाई जाती है, तो दोस्तों टोपियो का
अनानास एवं शकरकंद जैसी वहाँ पर क्या है मुख्य फसलें पाई जाती है। कहाँ? अमेजन बेसिन में। ठीक है। और सी है साथियों कि यहाँ के लोग कर्तन एवं दहन कृषि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि कर्तन एवं दहन पद्धति वाली कृषि कहाँ की जाती है। तो दोस्तों ये कहाँ की जा रही है? अमेजन बेसिन में की जा रही है। अब बात आती है साथियों कि कर्तन एवं दहन जो कृषि है वो क्या है या किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसे हमारे स्थानीय भाषा में या हमारे स्थान यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उत्तर भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों? झूम कृषि कहते हैं। तो उसी को दोस्तों वहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। अब बात आती है कि झूम कृषि किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब एक जंगल के क्षेत्र को क्या है वहाँ पर झाड़ियाँ और जंगल को साफ करके उस झाड़ियों को सुखाकर उसमें आग लगाई जाती है और फिर वहाँ पर क्या है 3 से 4 साल तक क्या की जाती है? खेती की जाती है। जब तक उस भूमि पर क्या रहती है, भूमि में उपजाऊ बनी रहती है, उर्वरक क्षमता बनी रहती है, तब तक वहाँ पर कृषि की जाती है। और जब वहाँ पर उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो वहाँ उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों इसी को ही क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। और झूम कृषि को ही दोस्तों वहाँ किस नाम से जाना जा रहा है? कर्तन एवं दहन पद्धति कृषि के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको ये करा रहा हूँ इससे आपको क्या हो रहा है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या हो रही होगी दोस्तों? आपकी स्वतः ही कंप्लीट हो रही होगी। तो ऐसे में अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी आपकी एनसीईआरटी क्या हो रही है? कवर हो रही होंगी। ठीक है। और अगला जो दोस्तों हमें कथन दिया गया है वो है कि इनका मुख्य आहार, जो दोस्तों अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन का मुख्य आहार क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों अमेजन बेसिन का मुख्य आहार है मैनियोक, और मैनियोक को ही दोस्तों क्या कवासा भी कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों मैनियोक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे यहाँ जमीन के अंदर से आलू कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं। उसी प्रकार से साथियों मैनियोक भी कहाँ? जमीन के अंदर होता है। और मैनियोक दोस्तों अमेजन बेसिन का क्या है? मुख्य आहार है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, तीनों के चारों के चारों कथन क्या है? सही है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। तो साथियों प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है मतलब कथन दिया गया है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या घनत्व हमें किसे कहते हैं? कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और अगला है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों कितना है? 189 है। और आगे है साथियों पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 1029 है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 1102 है। ठीक है। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो किसका है? बिहार का है। ठीक है। और उत्तराखंड का भी पूछा जा सकता है कि किसका, उत्तराखंड का जनसंख्या कितना है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और उत्तराखंड का ये यूटेट पेपर है तो इसलिए यूटेट वाला उत्तराखंड से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न के ये चारों के चारों कथन क्या है? सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया हमें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारी जो नदियां हैं उनमें कहाँ कहाँ दोस्तों, एक तो गंगा नदी में और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? डॉल्फिन पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ का जो दोस्तों जल है वो कैसे है? अलवण है, ये लवण वाला नहीं है, मतलब शुद्ध जल है। ठीक है। और बी है दोस्तों कि जिससे स्थानीय भाषा में सूसू, तो दोस्तों जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में किसके नाम से जान रहे हैं? सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। और सी है साथियों कि सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो दोस्तों जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन की उपस्थिति से ही किसका? जल की शुद्धता का पता चल रहा है। और डी है दोस्तों
रासायन रासायन की अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित व औद्योगिक व शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट नहीं कर रही है। जब दोस्तों ये इस प्रकार की गंदगी होगी तो ये इस प्रजाति को क्या करेगी, नष्ट करेगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नष्ट नहीं करेगी, और हमें प्रश्न में भी असत्य की पहचान करनी है। तो दोस्तों ये वाला ही क्या हो जाएगा, डी वाला ही क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और जब असत्य है और हमें असत्य ही पूछा गया था तो असत्य ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। साथियों प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ। हमें ऑप्शन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2014 को, और बी है कि 2 अक्टूबर 2015 को, और सी है कि 2 अक्टूबर 2015 को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, और प्रश्न आ गया मैनियाक से संबंधित। ठीक है, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है, गंगा बेसिन का है, अफ्रीका का है, अमेजन का है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभी अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में जाना था कि मैनियाक कहाँ का दोस्तों, अमेजन का प्रमुख भोजन है। ठीक है, अमेजन बेसिन का। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी सीटेट में लगभग मतलब यूटेट में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर बसा है। हमें ऑप्शन दिया गया ऑरेंज नदी, हुगली नदी, भागीरथी नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब बात आती है कि ऑरेंज नदी कौन से देश की है या कौन से महाद्वीप की है। तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में भी जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका में भी जो दोस्तों बेल्ट है। ठीक है, बेल्ट कैसा है दोस्तों, ये शीतोष्ण घास स्थल है अफ्रीका का। ठीक है, तो दोस्तों उसी जो शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट है, बेल्ट को ये सिंचित करने वाली नदी है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं भागीरथी, तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के बाद ही जो दोस्तों गंगा है, गंगा गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और जो दोस्तों यमुना है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 54। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, पर्वतों में मिलते हैं, अमेजन में मिलते हैं, या डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बंगाल टाइगर हमें कहाँ मिलते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। और डेल्टा भी दोस्तों कौन सा, जो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों इसका क्या प्राकृतिक आवास माना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, कहाँ स्थित है। ठीक है, और कौन कौन सी नदियों पर बनता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रहरी के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को झूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से क्लियर दिख पाए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है कि प्रेरी के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। हमें पहला कथन दिया गया है कि उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम जान चुके हैं। ठीक है, सही बात है बिल्कुल कि उत्तर अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि जो दोस्तों प्रेरी है, प्रेरी पे जो दोस्तों घास है, घास की ऊंचाई कितना, 2 मीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। बिल्कुल सही है। और दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि घास का सागर किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो प्रेरी घास स्थल है ये उत्तर अमेरिका के, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, घास का सागर कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और डी है साथियों कि प्रेरी पश्चिम, प्रेरी के पश्चिम में दोस्तों क्या है, रॉकी पर्वत है, और साथ में दोस्तों पूरब में क्या है, ग्रेट लेक से घिरा है। तो दोस्तों जो ये प्रेरी है, प्रेरी के पश्चिम में क्या है आपका, रॉकी पर्वत है। और अगर हम बात करते हैं पूरब में, तो दोस्तों पूरब में क्या है, ग्रेट लेक से घिरा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसका उत्तर तो जान लें तभी तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ये चारों के चारों कथन क्या है, सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 56।
ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 है कि प्रेरी घास स्थल की जलवायु के संबंध में असत्य कथन। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो प्रेरी है, प्रेरी के जो घास स्थल है उसके जलवायु के संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ए कथन दिया गया हमें कि प्रेरी घास स्थल उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। और बी है साथियों कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग, जो दोस्तों प्रेरी है ना, प्रेरी में ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है, तापमान कितना बताया जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि शीत ऋतु में जो कन्नाडा है दोस्तों, कन्नाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठीक है, और सी है साथियों कि शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की मोटी परत से क्या है, ढक जाता है। और डी है दोस्तों, यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि असत्य कौन सा हो जाएगा, दोस्तों ए भी सही है, मतलब ए भी सत्य है, सी भी सत्य है और डी भी सत्य है। लेकिन जो दोस्तों बी है ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, अब ये जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात बताई जा रही है, यहाँ तक आपका क्या बिल्कुल सही बात बताई जा रही है। ये यहाँ तक सही बात बताई जा रही है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान कितना 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और शीत ऋतु में जो दोस्तों कन्नाडा है, और कन्नाडा के भी विनिपेग में है, जो तापमान है, तापमान दोस्तों -20 डिग्री सेल्सियस ना दर्ज करके -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसीलिए दोस्तों बी वाला गलत है। और जब दोस्तों बी गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब थोड़ा सा हम ये चिनूक के बारे में अगले प्रश्न को अच्छे से समझेंगे कि चिनूक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों चिनूक क्या है, ये जो उत्तर अमेरिका है और उत्तर अमेरिका के भी जो शीतोष्ण घास स्थल है, तो वहाँ की ये क्या है, एक स्थानीय पवन है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या करना है, सत्य कथन को पहचान करनी है। तो दोस्तों ए में बताया जा रहा है कि चिनूक एक गर्म पवन है, शीतोष्ण घास स्थल है और पवन कैसी है, गर्म है। आगे है दोस्तों जो शीत ऋतु में बहती है, पवन गर्म है और बहती क्या शीत ऋतु में है। और सी है दोस्तों कि कम समय में ये क्या कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। और डी है दोस्तों कि तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगता है और पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि चिनूक क्या है, जो उत्तर अमेरिका में जो दोस्तों प्रेरी घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल है, उसकी ये एक स्थानीय पवन है। और ये कैसी है दोस्तों, गर्म पवन है, बिल्कुल सही है। और जो शीत ऋतु में बहती है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या करती है, कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है। और साथ में ये क्या करती है दोस्तों, जब कम समय में ये तापमान को बढ़ा सकती है तो ये बर्फ़ को पिघला देती है, और बर्फ़ को पिघलाने के बाद वहाँ पर जो पशु है, पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध करा देती है। तो दोस्तों ए बी सी डी चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। तो साथियों प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण घास स्थलों के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन दिया गया हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में समझा था ये। ठीक है, और आगे है साथियों कि बेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक की भिन्न भिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। और सी है साथियों कि यह ड्रेकन वर्ग पर्वत से गिरा है। और डी है दोस्तों इसके पश्चिम में सारा मरुस्थल स्थित है। जो दोस्तों शीतोष्ण घास स्थल है अफ्रीका के बेल्ट, उसके पश्चिम में बताया जा रहा है कि कौन सा, सहारा मरुस्थल है। और ई है दोस्तों कि ऑरेंज एवं लिम्पिपो नदी इसकी की सहायता से नदियों में इसमें क्या करते हैं, जो सिंचाई होती है, सिंचाई किस कौन सी नदियों के कारण दोस्तों, ऑरेंज नदी और लिम्पिपो नदी के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं, सहायक नदियों इस प्रवेश को क्या करती है, सिंचित करती है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सहायता होना चाहिए था कि इसकी सहायता से इन नदियों को क्या करते हैं, सिंचित करते हैं। ठीक है, या सिंचित होता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, हमें असत्य पूछा गया है, और असत्य अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये असत्य है। असत्य क्यों है,
दोस्तों इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। बाकी ए बी सी डी ये चारों के चारों कथन सही है, लेकिन डी गलत है। गलत क्यों है इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस वाले चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है जो बेल्ट क्षेत्र है, ठीक है। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे जब तक हम चित्र को देख रहे हैं, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में जो दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या है दोस्तों, अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल है, और इसे ही क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, ठीक। अब हमें आगे बताया गया है जो डी वाला ऑप्शन था कि इसके पश्चिम में दोस्तों क्या है, सहारा मरुस्थल है। तो दोस्तों इसके पश्चिम में सहारा मरुस्थल नहीं है। सहारा मरुस्थल दोस्तों क्या है, इसके उत्तर में है, और आपको पता होगा कि सहारा मरुस्थल से दोस्तों 11 देशों की सीमाएं लगती है, और ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये इसके पश्चिम में न होकर ये इसके उत्तर में है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है, तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे साथियों कालाहारी मरुस्थल इसके पश्चिम में है, और जबकि जो दोस्तों सहारा मरुस्थल है ये इसके उत्तर में है। इसीलिए ऑप्शन डी दोस्तों वहां पे गलत ऑप्शन था, ठीक है। दोस्तों कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 58 को हमने कर लिया, और इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि हमने जाना कि जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल बेल्ट क्षेत्र के उत्तर में स्थित है, और पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। और ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि ऑरेंज और लिम्पिपो नदी क्या जो बेल्ट क्षेत्र है, बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करती है। इसको हम आगे अगले प्रश्न में भी और डिटेल में समझेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 59। तो दोस्तों प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल के निवासियों के संबंध में अब हमें क्या करना है, जो दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट क्षेत्र में दोस्तों जो वहाँ के निवासी है उनके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावना है इस प्रश्न से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेल्ट पशुपालक एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल है उसे बेल्ट कहते हैं, और वो किसके लिए, पशुपालन एवं खनन के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों भेड़ मुख्यतः, तो दोस्तों यहाँ क्या है, भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है, कि जो भेड़ है, भेड़ किसके लिए, ऊन के लिए पाली जाती है। और सी है साथियों कि इससे बेल्ट में ऊन का, आगे बताया जा रहा है दोस्तों, इससे बेल्ट में क्या होता है, ऊन उद्योग विकसित होता है। किससे, ऊन से, जो भेड़ से ऊन मिल रही है तो इससे क्या ऊन उद्योग विकसित होता है, बिल्कुल सही है। और आगे है साथियों कि मेरिनो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है। दोस्तों ये प्रश्न बनता है कि मेरिनो भेड़ कहाँ की प्रमुख प्रजाति है, या कहाँ की भेड़ की प्रमुख प्रजाति है, जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण स्थल है, घास स्थल है, कौन सा, बेल्ट। तो यहाँ की ये भेड़ क्या है, प्रमुख लोकप्रिय प्रजाति है भेड़ों की, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए बी सी डी चारों के चारों कथन सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो साथियों प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल, जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट है, इस संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों कथन ए है कि सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय है, ठीक। और ए है कि जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। और सी है कि ब्रेल हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों विश्व की जो स्वर्ण राजधानी क्या कहा जाता है जिसे जोहान्सबर्ग, वो दोस्तों कहाँ, जो शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट है, बेल्ट में ही है। और किब्रेल जो दोस्तों सोने की हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खान भी दोस्तों बेल्ट वाले ही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जब दोस्तों यहाँ पर एक तो सोने की राजधानी कहा जा रहा है, विश्व की सोने की राजधानी जोहान्सबर्ग, और साथ में यहाँ पर क्या किब्रेल किसके लिए, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वहां पर क्या
आपका जो सोना हीरा है खनन के लिए क्या है, ये दूसरा व्यवसाय हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, पहला व्यवसाय है। ये क्या होना था दोस्तों, पहला व्यवसाय है, और यहाँ पर दिया गया है कि दूसरा मुख्य व्यवसाय है। तो दोस्तों ये पहला मुख्य व्यवसाय वहाँ के लोगों का क्या है, खनन है। क्योंकि वहाँ पर एक तो जोहान्सबर्ग विश्व की राजधानी जिसे हम स्वर्ण की राजधानी कह रहे हैं, और अगला हीरे की खान, गिब्रेल वहाँ क्या है, हीरे की खान है। तो दोस्तों ये क्या होना है, वहाँ के लोगों का ये मुख्य व्यवसाय होना है। तो जब यहाँ वहाँ के लोगों के ये मुख्य व्यवसाय है और यहाँ पे दूसरे नंबर का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही पूछा गया था। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों हम चित्र में एक तो हम जोहान्सबर्ग को समझेंगे कि कहाँ है, देखेंगे, और साथ में किब्रेल को भी समझेंगे, और साथ में जो बेल्ट है ना दोस्तों, बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करने वाली दो नदियों को भी समझेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं, और आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के ये क्या है, शीतोष्ण घास स्थल है, और इसे बेल्ट कहते हैं। और बेल्ट क्षेत्र में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग ही क्या है दोस्तों, विश्व की सोने की राजधानी जिसे कहा जाता है। और आगे है दोस्तों किब्रेल, किब्रेल भी बेल्ट क्षेत्र में ही स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आगे दोस्तों हमने जाना था ये ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी से दोस्तों बेल्ट क्षेत्र सिंचित होता है। और अगली नदी है दोस्तों लिम्पिपो नदी, और लिम्पिपो नदी से भी दोस्तों जो बेल्ट क्षेत्र है, बेल्ट क्षेत्र सिंचित होता है। ठीक है, और जो दोस्तों ये बेल्ट क्षेत्र है, बेल्ट क्षेत्र के जो दोस्तों डेक्कन्स वर्ग, डेक्कन्स वर्ग इसके क्या है, पूरब में है। बेल्ट क्षेत्र के दोस्तों डेक्कन्स वर्ग कहाँ है, पूरब में है। तो यहाँ पर आपको आगे प्रश्न बनता है कि डेक्कन्स वर्ग के पश्चिम में, ड्रेकन्स वर्ग के पश्चिम में क्या है, तो दोस्तों ड्रेकन्स वर्ग के पश्चिम में क्या, बेल्ट क्षेत्र है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो यही प्रश्न है जो हमने अभी अभी चित्र में समझा था कि ड्रेकन्स वर्ग पर्वत ड्रेकन्स वर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है। जो ड्रेकन्स वर्ग पर्वत है वो किसके पश्चिम में है। ठीक है, तो दोस्तों हमें प्रेरी क्षेत्र दिया गया है, बेल्ट क्षेत्र दिया गया है, और कंपोज दिया गया है या स्टेपी दिया गया है। तो दोस्तों ये ड्रेकन्स वर्ग है, और ड्रेकन्स के पश्चिम में दोस्तों क्या है, आपका बेल्ट क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है कि जो सहारा रेगिस्तान है उसके संदर्भ में दोस्तों हमने क्या करना है, ये अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो दोस्तों ये है कि यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बिल्कुल सही बात है, सहारा रेगिस्तान दोस्तों क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक, और आगे है दोस्तों कथन बी है कि यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और आगे है साथियों कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। सहारा रेगिस्तान से दोस्तों 11 देशों की सीमाएं लगती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए बी सी तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि सहारा जो रेगिस्तान है वो कौन से महाद्वीप में है, तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के भी दोस्तों कहाँ, उत्तर में स्थित है। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के ये कहाँ, उत्तर में है। और अगर हम बात करते हैं बेल्ट, बेल्ट दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ, दक्षिण में है, यहाँ पर है। और बेल्ट क्षेत्र में ही दोस्तों जोहान्सबर्ग विश्व की सोने की राजधानी जिसे कहा जाता है स्थित है। और किब्रेल सोने की खान, जो सोने नहीं दोस्तों, किब्रेल हीरे की खान है। ठीक है, ये भी आपका बेल्ट क्षेत्र में ही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 63। तो साथियों प्रश्न है कि आज का सागर, आज का सहारा रेगिस्तान, तो दोस्तों आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और बी है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर, मगर का मतलब है दोस्तों मगरमच्छ पाए जाते थे। और सी है परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे क्या कर दिया, इसे बहुत गर्म व शुष्क क्षेत्र में बदल दिया। तो दोस्तों हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है कि जो आज का सहारा रेगिस्तान है वो
एक समय क्या हुआ करता था, पूरा हरा भरा हुआ करता था। और वहाँ की जो दोस्तों गुफाएं हैं, गुफाओं से इस बात का हमें क्या होता है, ज्ञान मिलता है कि वहाँ नदियाँ और मगरमच्छ भी पाए जाते थे। और साथ में आगे है दोस्तों कि एक समय ऐसा आया कि जब वहाँ वो क्षेत्र कैसे गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गया। तो दोस्तों ए बी सी तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64। तो साथियों प्रश्न है, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के लोगों के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। जो दोस्तों अफ्रीका है, और अफ्रीका में भी कहाँ, सहारा रेगिस्तान। अब हमें सहारा रेगिस्तान के लोगों के बारे में दोस्तों क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों ए है कि सहारा रेगिस्तान के कष्टकारी जलवायु। तो दोस्तों कष्टकारी जलवायु इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या रेत ही रेत है, ठीक है। ऐसे में गर्मी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। कष्टकारी जलवायु होते हुए भी दोस्तों वहाँ पर क्या, बहुत समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और उनमें से दोस्तों बेदुहीन और त्वारेग, ये क्या है, महत्वपूर्ण वहाँ की प्रजातियां हैं, ठीक है, जो जनजातियां हैं, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और आगे साथियों सी है कि चलवासी, चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, चलवासी का मतलब है जो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जानवरों को चारा के लिए क्या ले जाते हैं, और उनका कहीं स्थायी डेरा नहीं होता है, ठीक है। वो चलते जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। और उनमें भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशु पाले जाते हैं। तो दोस्तों चलवासी वहाँ के जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान के जो चलवासी है वो कौन कौन से जानवरों को पाल रहे हैं, भेड़ को, ऊंट को और घोड़े को, और पशु पालते हैं। और डी है साथियों कि इन पशुओं से दुग्ध मिलता है, एक तो वो दूध लेते हैं उनसे, और अगला दोस्तों उनके खाल से ये क्या करते हैं, पेटी, पेटी का निर्माण करते हैं, जूते का निर्माण करते हैं, और पानी की बोतल बनाने के लिए दोस्तों उनके चमड़ा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के संबंध में, वहाँ के लोगों के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों ए बी सी डी चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान के संबंध में सत्य कथन। तो दोस्तों मरु उद्यान किसे कहते हैं, मरु का मतलब क्या दोस्तों, मरुस्थल, उद्यान का मतलब बगीचा, ठीक है। तो मरुस्थल वाले बगीचे के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों पहला कथन है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है। तो दोस्तों सारा रेगिस्तान में क्या होता है, मतलब रेगिस्तान में क्या होता है, जो पवन के टीले हैं या पवन के जो क्या है पहाड़ हैं, उनको क्या कर देती है, पवन उड़ा कर ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो वहाँ पर क्या बनता है, गर्त बनता है। जब पवन के पूरे टीले को क्या रेत उड़ा कर ले गई, मतलब हवा उड़ा कर ले गई, तो वहाँ पर इस प्रकार का क्या बनता है, गर्त बनता है। और बी में बताया जा रहा है दोस्तों कि गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। तो दोस्तों गर्त में क्या है, जो भूमिगत जल है वो क्या है, यहाँ पर सतह पर आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। और वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर जल क्या आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या है, वनस्पति उगने लगती है, और साथ में लोग वहाँ पर क्या है, उद्यान बनाते हैं, बगीचे बनाते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। जब यहाँ पर दोस्तों जल क्या है, सतह पर आ जाता है, तो ये क्षेत्र कैसे हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं, और लोग इनके आसपास निवास करते हैं। जब दोस्तों ये उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर पानी भी है, तो लोग इनके आसपास क्या करते हैं, निवास करते हैं, एवं खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए बी सी तीनों के तीनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लद्दाख के संबंध में है दोस्तों। साथियों प्रश्न है कि लद्दाख रेगिस्तान के संबंध में असत्य कथन। जो दोस्तों लद्दाख का रेगिस्तान है, इसके संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ए कथन है कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक। और बी है कि इसके उत्तर में जास्कर एवं दक्षिण में काराकोरम की श्रेणियां स्थित है। और सी है साथियों कि ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में भी लद्दाख में जो दोस्तों तापमान है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में भी इतना तापमान नहीं जाता। सर्दियों में भी कितना रहता है दोस्तों, हमारे यहाँ लगभग अगर ज़्यादा से ज़्यादा तापमान गिरता है तो 8-9 तक ही होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी 4 डिग्री तक होता है, ठीक है। और वहाँ पर दोस्तों गर्मियों में भी तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है।
तो जो हमारी ये आर्मी है, आर्मी हमारी किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करती है, ठीक है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या करते हैं, काम करते हैं, वो भी गर्मियों में। अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो दोस्तों सर्दियों में तापमान कितना -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बताया जा रहा है इसमें कि 0 डिग्री सेल्सियस के कुछ ही अधिक अधिक होता है, एवं रात में जो तापमान है, तापमान दोस्तों 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है गर्मियों में। गर्मियों की बात हो रही है। और दोस्तों आगे बताया जा रहा है इसमें कि शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। एकदम शीत ऋतु में क्या है, बर्फीला ठंडा हो जाता है, और तापमान लगभग हर समय, दिन हो या रात हो, -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, लद्दाख के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए भी सही है कि लद्दाख क्या एक ठंडा रेगिस्तान है। जब इतना माइनस में वहाँ का क्या टेम्परेचर रहता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही मतलब सामान्य सी बात है कि ये क्या है, ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि इसके उत्तर में जास्कर, तो दोस्तों ये वाला कथन क्या है, गलत है। और सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन बी वाला गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, तो इसलिए गलत है दोस्तों, इसके उत्तर में दोस्तों क्या है, जास्कर। जास्कर की जो दोस्तों श्रेणियां हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, काराकोरम, ये वाला क्षेत्र है दोस्तों। काराकोरम के दोस्तों दक्षिण में आपका क्या है, जास्कर है। तो ये जास्कर कहाँ है, दक्षिण में है साथियों। और अगर हम बात करते हैं काराकोरम, तो दोस्तों काराकोरम इसके क्या है, उत्तर में है। जो दोस्तों लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख ये वाला क्षेत्र आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हैं, तो ये लद्दाख है। और लद्दाख के उत्तर में दोस्तों क्या है, काराकोरम है, और दक्षिण में दोस्तों यहाँ पर क्या है, जास्कर है, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसके ठीक विपरीत दिया गया था, तो इसलिए कथन बी दोस्तों क्या है, गलत है। और जब कथन बी गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है साथियों कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। हमने जाना कि लद्दाख कैसे ठंडा रेगिस्तान है। अब बात आती है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि सहारा क्या है दोस्तों, गर्म रेगिस्तान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी दोस्तों यूटेड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो साथियों प्रश्न है कि लद्दाख में हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो दोस्तों लद्दाख है, और लद्दाख में जो दोस्तों हेमिस है, हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, या चर्च के लिए प्रसिद्ध है, या बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि लद्दाख किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों हेमिस के अलावा वहाँ पर दूसरी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बौद्ध मठें हैं, तो दोस्तों हेमिस के अलावा लद्दाख में एक तो लामयूरू है दोस्तों, एक वहां पर जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है हेमिस के अलावा लामेरू, और दूसरी दोस्तों कौन सी है, थिंगसे। लामरू और थिंगसे दोस्तों बौद्ध मठ है वहां पर हेमिस के अलावा, दो महत्वपूर्ण। तो हो सकता है अगले बार थिंगसे से पूछा जाए कि भाई लद्दाख में थिंगसे किसके लिए प्रसिद्ध है, या लामेरू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये लद्दाख में 3 महत्वपूर्ण बौद्ध मठें हैं, ठीक है। और अगला दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो लद्दाख में जो ये बौद्ध मठें हैं, बौद्ध मठों की परंपराओं को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि लद्दाख में जो बौद्ध मठ है और बौद्ध मठों की परंपरा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, गोम्पा कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोम्पा किसे कहते हैं, लद्दाख में गोम्पा किसे कहते हैं, तो ये बौद्ध मठ है, और ये बौद्ध मठों की परंपरा है लद्दाख में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 69। तो साथियों ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है, और सेकंड लास्ट प्रश्न को करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में साथियों आपको एक कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, और साथ में आप अगली क्लास कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप अगली मैराथन कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, या कौन से क्लास की
एनसीईआरटी पर चाहते हैं, और साथ में आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। और साथ में दोस्तों आपको एक काम और करना है, आपको अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करना है जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है। ठीक है साथियों, दो काम आपको जरूर कर लेना है। एक, आपको कमेंट करना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करना है जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 69। तो साथियों प्रश्न है कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है, कि जो दोस्तों लद्दाख का रेगिस्तान है वहाँ के जो दोस्तों अधिकांश निवासी है वो कौन कौन से धर्म के लोग हैं। तो दोस्तों पहला दिया गया हमें ईसाई और मुसलमान, और बी है बौद्ध और मुसलमान, और सी है साथियों ईसाई और बौद्ध, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कि लद्दाख के जो दोस्तों अधिकांश निवासी हैं वो बौद्ध और मुसलमान हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो साथियों प्रश्न है कि मिस्र निम्नलिखित फसल में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मिस्र कौन से फसल के लिए प्रसिद्ध है? हमें ऑप्शन दिया गया है गेहूं, मकई, चना, कपास। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास। जो दोस्तों मिस्र का कपास है ये पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, और साथ में आपको एक काम जरूर करना है कि अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करेंगे जिनका भी यूटेट का पेपर इस बार है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें।